हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर फर्स्ट अध्याय ए का लेकर आए हैं। बच्चों, हम 12th क्लास के संबंधित जितने भी वीडियो बनाएंगे वो अपन के निर्धारित राजस्थान बोर्ड द्वारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। राजस्थान बोर्ड ने 2020-21 का जो सिलेबस है बच्चों, वो थोड़ा सा कट करके बनाया है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण समय से अधिक टाइम पीरियड एजुकेशन का खराब हो गया और टाइम कम रहा। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार और राजस्थान बोर्ड ने संयुक्त प्रयास से हमारे 12th क्लास का कुछ सिलेबस लगभग काट कर सिलेबस को बनाया, जिसके अकॉर्डिंग आपका पेपर भी आएगा। लगभग आपको मानकर चलना है, लगभग ये 60 से 70% कोर्स है जिस पर ही आपको पढ़ना है और उसी से ही आपका 100 नंबर का पेपर बनेगा, जिसमें प्रैक्टिकल भी होगा और थ्योरी एग्जाम भी होगा। उसी के आधार पर ये टॉपिक आपका लिया हुआ है। पहला टॉपिक मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, उनके विशेष क्षेत्र कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अपन जब भूगोल के बारे में अध्ययन करते हैं, हमने 11th क्लास में भी किया, तो भूगोल क्या है उसके बारे में पहले पढ़ा, क्योंकि मानव भूगोल की जो भाग है वो भूगोल का ही क्या है, भाग है। पहले अपन 11th क्लास की कुछ ताजा जो जानकारी थी वो थोड़ी सी प्राप्त कर लेते हैं और फिर अपन 12th क्लास के जो टॉपिक है उससे अपन आगे बढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस लेसन से आते हैं उसका विश्लेषण के साथ अध्ययन करें। और बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए इस टॉपिक से आपके 2 नंबर का सवाल पुटअप होगा। कितने नंबर का? 2, क्योंकि आपको मालूम ही है आपके 2 पुस्तकें हैं थ्योरी की। थ्योरी की कितनी पुस्तकें हैं? 2, जिसमें 28 प्लस 28 का 56 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा। 28 प्लस 28 56 नंबर का क्या होगा, पेपर होगा। और अपन के जो 30 नंबर का क्या होगा, प्रायोगिक कार्य। क्या होगा? प्रायोगिक कार्य। और 14 नंबर है वो आपको स्कूल के द्वारा मूल्यांकन के रूप में भेजे जाते हैं। इस तरह आपके 100 नंबर पूरे पुटअप होते हैं। तो अपन इन पेपर के बात होने के बाद अब हम लेते हैं सबसे पहले भूगोल क्या है। भूगोल क्या है? तो भूगोल क्या है इसके बारे में हमने आपको 11th क्लास में बताया था। भूगोल क्या है, भूगोल उसके बारे में पहले देखते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भूगोल शब्द की जो वर्णन क्या है या भूगोल शब्द का नामकरण क्या है, वो व्यक्ति कौन थे। तो आपको पता ही होना चाहिए, यूनान के व्यक्ति थे इरेटोस्थनीज। यूनान के व्यक्ति कौन थे? इरेटोस्थनीज थे, जिन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का क्या किया था, नामकरण किया था और भूगोल शब्द के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यूनानी भाषा का एक शब्द था वो जियोग्राफोस शब्द का नामकरण किया था। जियोग्राफोस का जब शब्द का नामकरण किया तो उसको वापस उन्होंने इसके टुकड़े कर हमारी जो भूगोल थी उसकी परिभाषा का निर्धारण भी किया। उन्होंने जियो का अर्थ क्या बताया, पृथ्वी, और ग्राफी या ग्राफोज से क्या लिया गया, ग्राफी, जिसका अर्थ क्या बताया उन्होंने, वर्णन करना। क्या बताया? वर्णन करना। अर्थात दोनों को हम मिलाते हैं तो बच्चों क्या बनता है, पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल। तो वापस याद रखना, भूगोल शब्द का नामकरण यूनान के भूगोलवेत्ता इरेटोस्थनीज ने किया था। उन्होंने कौन सा शब्द दिया था, जियोग्राफोस। उन्होंने तोड़ा तो जियो का क्या निकला, पृथ्वी, और ग्राफोस का निकला ग्राफी। ग्राफी और वर्णन, तो ग्राफोस और ग्राफी का क्या होता है, वर्णन करना। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल। उन्होंने ये सब 294 ईस्वी
पूर्व से 164 ईसा पूर्व बीच में इस शब्द का नामकरण किया था। तो 94 से 164 ईसा पूर्व इसका नामकरण किया था और फिर उन्होंने भूगोल को विस्तार से उन्होंने अध्ययन किया। और अंग्रेजी भाषा के अनुसार देखें, 1996 से, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने क्या शब्द दिया, जियोग्राफी। अंग्रेजी भाषा के अनुसार भूगोल को क्या कहते हैं, जियोग्राफी। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। और भूगोल शब्द का नामकरण करने वाले पहले भूगोलवेत्ता थे कौन, इरोटोस्थनीज। कौन थे, इरोटोस्थनीज। फिर उन्होंने भूगोल का वर्गीकरण किया। फिर भूगोल को उन्होंने क्या किया, वर्गीकरण। और उन्होंने भूगोल का वर्गीकरण करते हुए उन्होंने मुख्य रूप से दो शाखा के रूप में देखा। पहला था भौतिक भूगोल, दूसरा मानव भूगोल। इसके बारे में आपने 11th क्लास में अध्ययन किया और इसके बारे में आप करोगे 12th क्लास में। किसके बारे में, 12th। क्योंकि भूगोल की जो शाखा है पढ़ी, जो मुख्य रूप से 5 भागों में बांटी गई थी, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और आपने क्या पढ़ा था, जीव भूगोल, प्रादेशिक उपागम और तकनीकी क्षेत्र। इस तरह हमने भूगोल को 5 भागों में पढ़ा था। लेकिन ये 3 जो भाग है इसका आप वर्णन नहीं करेंगे, क्योंकि 11th के अंदर भौतिक भूगोल पढ़ लिया और 12th के अंदर मानव भूगोल पढ़ेंगे। इनके बारे में जो अध्ययन है उच्च क्लास के अंदर जाते हैं तब इसका अध्ययन होता है। लेकिन अपन सिर्फ 12th तक बेस का अध्ययन करेंगे, इसलिए हम लेंगे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल क्या है, पहले ये ज्ञान। और भौतिक भूगोल के लिए मैंने परिभाषा भी लिखी है। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, भौतिक पर्यावरण का क्या होता है, अध्ययन होता है। तो भौतिक भूगोल में जो भौतिक पर्यावरण है, जैसे जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, समुद्री कह सकते हो विज्ञान, भौमिकी विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, इन सब का अध्ययन हम किसमें करते हैं, भौतिक भूगोल। किसमें करते हैं, भौतिक भूगोल। जो हमने क्लास 11th के अंदर इसका जो लेसन वाइज अपने अच्छी तरह से इसका वर्णन किया है और पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे 12th क्लास की कौन सी भूगोल, मानव भूगोल। कौन सी भूगोल, मानव भूगोल। अब मानव भूगोल के यदि अपन देखते हैं तो मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल के जो क्षेत्र हमने क्या लेंगे, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, आवास के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। इन सारे भूगोल की जो क्षेत्र हैं, मानव भूगोल के क्षेत्र, इन सब का अपन क्या करेंगे, विश्लेषण के साथ अध्ययन। और मानव भूगोल की ये जो क्षेत्र है इसी से ही हमारे पूरा का पूरा कोर्स बना हुआ है 12th क्लास का। क्या बना हुआ है, 12th क्लास का कोर्स। तो अब हम भूगोल की जो नामकरण जानने के बाद, भूगोल की शाखा जानने के बाद, अब भूगोल जो 12th क्लास का जो बेस के अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अपन सबसे पहले भूगोल क्या है वो पढ़ लिया। भूगोल की शाखाएं कितनी है, 2, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में हमने कब पढ़ा, क्लास 11 में। कब पढ़ा, क्लास 11 में। और क्या परिभाषा है, भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कराता है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का क्या कराता है, अध्ययन कराता है और भौतिक पर्यावरण के बारे में हमें जानकारी देता है। मानव भूगोल, मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध, मानव प्रघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नता का अध्ययन कराता है। यदि अपन मानव भूगोल की परिभाषा देखें तो इसमें प्रकृति और मानवीय जो परिघटना है उसके बीच में क्या संबंध है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखो बच्चों, इसमें
भौतिक भूगोल पर्यावरण ये आया, और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में क्या पढ़ाया गया है? संबंध। किसके बीच में? मानव परिघटनाओं के बीच में। और उसके साथ वो मानव परिघटना कहाँ विस्तृत है संसार के अंदर, उनके बारे में जानकारी देती है, और साथ ही आर्थिक जो विभिन्नता है उसके बारे में भी अध्ययन करवाती है। कौन? मानव भूगोल। अब एक शब्द है यहाँ पर्यावरण। क्या? पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या? देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है पर्यावरण, ये आपके 12th क्लास का एक भाग था, लेकिन वर्तमान के अंदर राजस्थान बोर्ड ने इसको हटा दिया है। लेकिन फिर भी हमारे जनरल नॉलेज के ध्यान से इस थोड़ा सा टॉपिक का यहाँ पर अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक हटाने के बाद आपका फ्यूचर के अंदर जब एग्जाम फाइट करोगे उसमें तो ये आएगा ही। इसलिए थोड़ा सा मैं जनरल नॉलेज के रूप में आपको बता देता हूं। पर्यावरण का मतलब होता है हमारे या हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जीव व अजैव तत्वों का आवरण। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले जैव और अजैव तत्वों का आवरण ही क्या कहलाता है? पर्यावरण। क्या कहलाता है? पर्यावरण। आप जैसे स्टूडेंट बैठे हो, आपके चारों ओर आपके विद्यार्थी मित्र बैठे हैं, मैं खड़ा हूं, या तक कि आपके चारों ओर श्याम पट भी पड़ा है, चौक भी है, पेन भी है। ये हमारे पर्यावरण का एक क्या है? भाग है, जो जैव भी है और अजैव भी है। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण, और इसके बाद एक शब्द है आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रियाओं के संबंधित एक टॉपिक था हमारे, जो खनिज से संबंधित थे, पूरे परिवहन के संबंधित थे, वो भी लगभग हटा दिए गए हैं कुछ बिंदु। तो इसमें थोड़ी सी आर्थिक क्रिया क्या है वो भी जानना जरूरी है। अब आर्थिक क्रिया की बात आती है तो ऐसी क्रिया जिसको करने से आय की प्राप्ति होती है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो यदि पूछा जाए तो ऐसी क्रिया जिसको करने से किसकी प्राप्ति होती है? आय की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं बच्चों। आर्थिक क्रिया को बच्चों मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5। पहली है प्राथमिक क्रिया। कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया की यदि परिभाषा पूछे, बहुत ही सिंपल है। प्रकृति से जो भी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, उन पदार्थों का हम सीधे ही क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रिया। वापस रिपीट कर रहा हूं, प्रकृति से जो भी पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है उनका हम सीधा ही क्या कर लेते हैं? उपयोग कर लेते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रिया। जैसे कृषि क्रिया, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ये सारी क्रियाएं किस में आती है बच्चों? प्राथमिक क्रिया में आती है। फिर हम लेते हैं द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया में थोड़ा सा चेंज है, कोई ज्यादा नहीं है बच्चों, सिंपल सी परिभाषा है। प्रकृति से जो भी प्राप्त पदार्थ होता है उसको मशीनरी द्वारा रूप परिवर्तन करके उसको मूल्यवान बनाया जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक क्रिया। प्रकृति से जो भी पदार्थ प्राप्त होता है उसका रूप परिवर्तन करके हम उपयोग में ले लेते हैं। रूप परिवर्तन किससे होता है? मशीन से, उद्योगों के अंदर होता है। तो प्रकृति से जो भी पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसका रूप परिवर्तन उपयोग में लाना ही द्वितीयक क्रिया कहलाता है। अब है तृतीयक क्रिया। तृतीयक क्रिया होती है बच्चों सेवाओं से संबंधित। किससे संबंधित होती है? सेवाओं से संबंधित। तो सेवाओं से संबंधित की जाने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? तृतीयक क्रिया। आपने बच्चों क्लास 10 तक प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया, लेकिन जब आप 12th बेस में आते हो तो 2 क्रियाएं बढ़ जाती हैं। 3 तक तो मैंने पहले बता दिया। अब चतुर्थ क्रिया। चतुर्थ क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें उच्च तकनीकी और शोध अनुसंधान संबंधित क्रियाएं की जाती है। उच्च तकनीकी व शोध अनुसंधान संबंधित क्या की जाए? क्रिया की जाती है। उससे अपन कहते हैं चतुर्थ क्रिया, जो तृतीय क्रिया का ही क्या है? उप विभाग है। तृतीय क्रिया का क्या है? ये उप विभाग। यदि पूछ ले तृतीय क्रिया के उप विभाग कौन से हैं, तो चतुर्थ और पंचम है। चतुर्थ और पंचम। तो तृतीय क्रिया के अलावा उप विभाग जो चतुर्थ है, जिसमें तकनीकी और शोध अनुसंधान संबंधित क्रियाएं की जाती है।
फिर पंचम क्रियाकलाप में स्वर्ण कॉलस सन्निहित रहते हैं, जिसके निर्णय या फिर व्यक्ति स्वयं या उसके उच्च अधिकारी के द्वारा बदला जाता है। और इसके अलावा इसमें उच्च परिघटनाओं का भी अध्ययन होता है, जैसे प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, राष्ट्रपति, ये सब इसके क्या है, उदाहरण है जो पंचम क्रिया के बारे में जानकारी देते हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा बच्चों, आर्थिक क्रिया जिससे हमें क्या प्राप्त हो, आय की प्राप्ति हो, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया मुख्य रूप से 5 भागों में बांटी गई है। 3 तो हमने 10th क्लास तक पढ़ी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड। जब 12th बेस में आता है तो चतुर्थ और पंचम जो तृतीय क्रिया का आपके उप विभाग है वो 7 जुड़ जाते हैं। तो ये हुई हमारी आर्थिक क्रिया। फिर आपसे पूछा जाए बच्चों, मानव भूगोल से संबंधित जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? काफी बार एग्जाम में भी आ चुका है और अच्छे नंबर भी प्राप्त हुए इस सवाल से। तो आपको ध्यान रखना है, मानव भूगोल से संबंधित जो फ्रेडरिक रेडजेल ने जो पुस्तक लिखी थी वो थी एंथ्रोपोजोग्राफी। कौन सी थी बच्चों? एंथ्रोपोजोग्राफी, जो मानव भूगोल से संबंधित मानव भूगोल की क्या थी, पुस्तक थी। याद रखना, काफी बार सवाल पुट हुआ है, मानव भूगोल की पुस्तक का क्या नाम है? एंथ्रोपोजोग्राफी। फिर पूछा जाए आधुनिक मानव भूगोल के जनक, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है वो फ्रेडरिक रेडजेल है। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। ये जर्मन के भूगोलवेता है। कहाँ के थे? जर्मन के भूगोलवेता थे, जिसने नियतिवाद विचारधारा को प्रकट किया था। कौन सी विचारधारा को? नियतिवाद, जिसमें प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली होती है और उसके समक्ष जो मनुष्य होता है क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। तो आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है वो कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। वो कहाँ के व्यक्ति थे? जर्मन के थे और नियतिवाद विचारधारा के क्या थे? समर्थक थे। नियतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन थे? रेडजेल। और उनकी एक शिष्य थी एलेंसी सैंपल। रेडजेल की शिष्य कौन? एलेंसी सैंपल नामक जो भूगोलवेता थी, जो अमेरिका की थी। उन्होंने नियतिवाद विचारधारा दी थी। कौन सी विचारधारा दी थी? नियतिवाद, जिसमें प्रकृति ज्यादा प्रबल और मनुष्य उसके सामने क्या होता है? कमजोर होता है। और उनका जो समर्थन करने वाले व्यक्ति कौन थे? फ्रेडरिक रेडजेल। उनकी शिष्या ने दी थी नियतिवाद विचारधारा और उसके गुरु ने उसका क्या किया था? समर्थन किया था कि आपकी कही हुई जो प्रकृति से संबंधित जो बातें हैं वो एकदम सत्य है। फिर मानव भूगोल से संबंधित परिभाषाएं। अब मानव भूगोल से संबंधित परिभाषाएं क्या है? तो आपको मालूम है, अलग अलग विचारकों द्वारा अपनी अलग अलग राय दी गई और अलग अलग राय के दौरान उन्होंने अपने अलग अलग क्या क्या प्रकट किए? विचार प्रकट किए और उन्होंने अलग अलग प्रकार की मानव भूगोल की परिभाषा। वैसे तो बच्चों आपको यदि सीधी भाषा में यदि मानव भूगोल की परिभाषा को जाने तो सीधी सी परिभाषा है, मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जैसे विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। वापस सुन लेना, मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल है, मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें मानव की आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, राजनीतिक क्रिया, ऐतिहासिक क्रिया, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये है आपके पूरा पाठ की जो किताब के जो सिलेबस है उसके सार को बनाकर की गई परिभाषा है। मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें मानव की आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, राजनीतिक क्रिया, ऐतिहासिक क्रियाओं का क्या होता है? अध्ययन होता है। लेकिन अलग अलग विचारकों के द्वारा अपनी राय दी गई जो परिभाषा है वो मानव भूगोल की, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। उन्होंने मानव भूगोल के संबंध में क्या बात कही वो देखिए। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन है। देखो जैसी परिभाषा लिखी हुई ब्लैक बोर्ड पर वैसी वैसी आपको याद रखनी है, क्योंकि विचारकों द्वारा दी गई परिभाषा में कोई त्रुटि नहीं होती है। ठीक है बच्चों,
तो मानव भूगोल मानव समाज, मानव समाजों का मतलब होता है मानव संस्कृति और धरातल के बीच, और मानव संस्कृति और धरातल के बीच में कैसा संबंध है उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल। आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में कि जलवायु व धरातल लोगों की संस्कृति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। पढ़ा ना 11वीं क्लास के अंदर, जलवायु और धरातल है वो लोगों की संस्कृति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे जिस क्षेत्र में जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार उनका खान पान होगा, वस्त्र होंगे, संस्कृति होगी, ये सारी विचारधारा है जलवायु। और उसी प्रकार जिस प्रकार का धरातल होगा उसी प्रकार की वहां पर क्या होगी, वनस्पति होगी, वनस्पति होगी, घर होंगे, आर्थिक क्रिया होगी, वस्त्र होंगे, खान पान होगा। ये सब कौन प्रभावित करता है, धरातल और जलवायु। तो धरातल और मानव समाज उनके बीच में क्या संबंध है, उन संबंध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल। ये बात किसने कही थी, फ्रेडरिक रेडजेल ने। किसने कही थी, फ्रेडरिक रेडजेल ने सीधी भाषा में कहा था कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो दो चीज महत्वपूर्ण है, मानव समाज और धरातल के बीच। इन दोनों के बीच में जो संबंध क्या है, उन संबंध को प्रकट करना क्या कहलाता है, मानव भूगोल। क्या कहलाता है, मानव भूगोल। याद रखना, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंध को प्रकट करना मानव भूगोल कहलाता है। ये बात किसने कही थी, फ्रेडरिक रेडजेल ने। किसने कही थी, फ्रेडरिक रेडजेल ने। तो याद रखना बच्चों, मानव भूगोल के जो विचारक फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव समाज और धरातल के बीच में जानकारी प्रकट की। अब अगले विचारक हैं एलन सैंपल। नेक्स्ट विचारक कौन है, एलन सैंपल। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों, एलन सैंपल किसकी शिष्य थी, रेडजेल की। याद रखना, एलन सैंपल किसकी शिष्य थी, रेडजेल की। किसकी थी, रेडजेल की। और उन्होंने ही सर्वप्रथम नियतिवाद विचारधारा दी थी एलन सैंपल ने, और उनके गुरु ने इनकी क्या किए थे, नियतिवाद विचारधारा का समर्थन किया था। नियतिवाद विचारधारा क्या क्या था, समर्थन। अब एलन सैंपल ने मानव भूगोल से संबंधित मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी, वो देखिए। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना। मानव भूगोल की परिभाषा एलन सैंपल ने चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी है उनके बीच में अध्ययन करना क्या कहलाता है, मानव भूगोल। क्या कहलाता है, मानव। तो इसमें भी दो चीज बताई गई, एक चंचल मानव और एक अस्थायी पृथ्वी। जिस प्रकार रेडजेल ने अपनी परिभाषा में कहा था कि मानव समाजों और धरातल के बीच, मानव समाजों और धरातल के बीच अध्ययन ही क्या कहलाता है, मानव भूगोल है। उसी प्रकार सैंपल ने क्या कहा, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच में क्या संबंध है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मानव। चंचल मानव का मतलब होता है मनुष्य कभी स्थिर नहीं रहता है, कोई ना कोई क्रियाएं करता रहता है, चाहे वो शारीरिक क्रिया करो या आर्थिक क्रिया करो, इसलिए उनको क्या कहा गया, चंचल मानव। और अस्थायी पृथ्वी, और पृथ्वी भी कभी स्थिर नहीं होती है, क्लाइमेट कभी स्थिर नहीं होता, उसमें ही चाहे धीमे ही चेंजिंग हो लेकिन चेंजिंग जरूर होता है। यह प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ही प्रकृति का क्या है, नियम है। तो परिवर्तन आना जरूरी है और परिवर्तन पृथ्वी के अंदर आता है, इसीलिए इसे अस्थायी पृथ्वी कहा गया। क्या कहा गया, अस्थायी पृथ्वी। तो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच जो भी संबंध है उसको प्रकट करना एलन सैंपल ने क्या कहा, मानव भूगोल। क्या कहा, मानव भूगोल। फिर अपने के अगले विचारक है पॉल विडाल दी ब्लास। विडाल दी ला ब्लास, ये विचारक थे फ्रांस के। कहां के थे, फ्रांस के। फ्रांस के विचारक थे जिन्होंने संभववाद विचारधारा प्रकट की थी। कौन सी विचारधारा प्रकट की थी, संभववाद।
याद रखना, विडा दी ला ब्लास ने किस विचारधारा को समर्थन किया था या कौन सी विचारधारा दी थी? तो संभववाद। संभववाद जो नियतिवाद विचारधारा उसकी जस्ट ऑपोजिट है। क्या है? ऑपोजिट। नियतिवाद में प्रकृति अधिक शक्तिशाली होती है और मानव क्या होता है? कमजोर माना जाता है। लेकिन पॉल विडाल दी ब्लास ने क्या कहा? प्रकृति कुछ ऐसे पहलू देती है जिसकी संभावना हमें प्रकट होती है और उस संभावना को देखकर हम इसमें यदि परिवर्तन कर दे तो परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि प्रकृति हमें कुछ संभावनाएं प्रकट करती है कि इसको परिवर्तन कर दो, और वो संभावनाएं उसको देखकर हम उसको परिवर्तन कर दे तो वो परिवर्तन हो सकता है। इसका मतलब उसमें प्रकृति के साथ कौन शक्तिशाली हुआ? मानव हुआ। कौन हुआ? क्योंकि उन्होंने प्रकृति को चेंज करने की बात कही। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है बच्चों कि मानव भूगोल की एक ऐसी विचारधारा जिसमें प्रकृति की अपेक्षा मानव अधिक शक्तिशाली होता है। प्रकृति की अपेक्षा मानव अधिक क्या होता है? शक्तिशाली होता है। उसी को उन्होंने क्या कहा? संभववाद। क्या कहा? संभववाद। अब उन्होंने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी? जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले कौन से नियम? भौतिक नियम, और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान ही मानव भूगोल कहलाता है। तो उन्होंने भी दो बात की। पहला, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, अपकेंद्रीय बल है, ध्रुवीय फ्लाइंग बल है, और बहुत सारे से बल हैं जो पृथ्वी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके अलावा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव, चाहे वो वनस्पति में आए, चाहे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, कोई भी हो, उन सभी जीवों के बीच में क्या संबंध है उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल। यह बात किसने कही? विडाल दी ला ब्लास। अंतिम हमारे जो विचारक है जिन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी थी वो है डिकेन और पीट्स। डिकेन और पीट्स, ये दोनों अलग अलग विचारक है, ध्यान रखना। इन दोनों ने संयुक्त परिभाषा क्या दी थी? मानव और उनके कार्यों को समाविष्ट क्रिया है। मानव और उनके कार्यों के बीच में जो समाविष्ट क्रिया है वही क्या है? मानव भूगोल। मतलब मनुष्य क्रिया के माध्यम में जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है वो मानव भूगोल का क्या है? भाग। इस तरह बच्चों आपने इस वीडियो के अंदर मानव भूगोल एक विशेष क्षेत्र और उनकी प्रकृति के बारे में पढ़ा, और उसमें हमने देखा कि भूगोल की शाखाएं किस तरह बंटी, भूगोल का नामकरण कैसे हुआ, और मानव भूगोल की परिभाषाएं जो अलग अलग विचारकों ने दी थी उनके बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया। अच्छी तरह से आपको मैंने समझाने की भी कोशिश की है और बताया भी। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र है उसके बारे में हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।